Hello everyone. So today we are going to discuss further more information about the DNA and its structure. Okay. So अब कुछ बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर की, जो कि चैप्टर नंबर 5 में आज हमारा सेकंड लेक्चर है. ठीक है. सो ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया, जिसमें अगेन हमने इंट्रोडक्टरी बात की थी रिगार्डिंग द न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमने बात की थी न्यूक्लिक एसिड और उसके टाइप्स. राइट. सो सुपरफिशियली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से थोड़ा. सो न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं, एंड विच आर दे? सो डीएनए एंड आरएनए. ठीक है. फिर हमने बात की थी डीएनए की. ये हम पूरा अभी डीएनए है वो कवर कर रहे, जो कि ऑलमोस्ट बेसिक सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन में वो हम लोग सारे कवर कर रहे इधर. ठीक है. सो हमने बात की थी अबाउट डीएनए, दैट डीएनए इज मेड अप ऑफ polynucleotides. Right, it means more than 2 nucleotides. That is why it is called polynucleotides. So polynucleotides यानी न्यूक्लियोटाइड्स है वो किससे बने हैं? So furthermore न्यूक्लियोटाइड जिससे बने हैं वो 3 चीजें हैं, 3 टाइप हैं. ठीक है. वो क्या 3 चीजें थी? So these are nitrogenous base, sugar, pentose sugar and the phosphate molecule. ठीक है. अब फर्दर उसका क्लासिफिकेशन था, जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रोजीनियस बेस की, तो वो डीएनए में पाए जाते हैं 4 टाइप के, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. एंड देन हमने बात की थी शुगर की. सो शुगर होती है डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, while in case of RNA it is ribose sugar. ठीक है. and both are pentose, it means 5 carbon sugar. and then the phosphate molecule. ठीक है. इतना हमने इंट्रोडक्टरी बात किया था. फिर we had discussed polynucleotide and polynucleoside differences, है ना, कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है. सो इफ फॉस्फेट इज नॉट प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड polynucleosides, एंड इफ फॉस्फेट इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, और इफ मोर देन पोली. ठीक है. ओके. अब आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं. सो इट इज अगेन ऑफ डीएनए. ठीक है. सो फर्स्ट लाइन जो कि आपको ऑलरेडी पता है, इन डीएनए पेंटोज शुगर इज deoxyribose and the 4 type of nitrogen bases जैसे कि A, T, G, C are present. Now अब बात करते थोड़ा डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एज पर द जेनेटिक्स. सो द साइंटिस्ट नेम विल्किंस एंड फ्रैंकलिन studied DNA molecule with the help of X-ray crystallography. This is the technique, and these 2 scientists studied about the DNA molecule, that how it looks, how it appears, what kind of things in that. So somewhat they have studied by the technique X-ray crystallography. Now this technique actually basically works like X-ray phenomenon. As you all know, जैसे कि हम लोग X-ray करवाते हैं अगर बोन फ्रैक्चर वगैरह कुछ है, so we do the X-rays, right? That you all are familiar with that. सो सेम वे ये छोटे मॉलिक्यूल के लिए भी ऐसी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है वो की जाती है स्मॉल स्केल पे, जिसके थ्रू एक्सरेज पास करने से नेक्स्ट जो उसके बाद में जो एक फिल्म रखी हुई होती है उस पे एक इमेज है वो बन जाती है. ठीक है. तो जैसे कि आप लोगों ने एक्सरे फिल्म है वो देखी होगी, है ना कभी लाइफ में. सो दिस इज द सेम काइंड ऑफ टेक्निक, बट हियर वी आर डूइंग ऑन द स्मॉल माइक्रो मोलिक्यूल्स. राइट. दैट इज द ओनली डिफरेंस. सो उसमें उन्होंने विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने क्या देखा, शेप है उसके बारे में स्टडी की, सबसे पहले मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी की. ठीक है. कि ये कैसे होता है, डीएनए है वो कैसा है एक्चुअल में. देन आफ्टर ओबियसली फर्स्ट डिस्कवरी थी, तो इतना कुछ उन लोगों को पता नहीं चला. जस्ट दे गोट टू नो अबाउट द सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड सम डिटेल ओनली, नॉट मोर. राइट. सो फर्दर उनको ध्यान में रखते हुए फर्दर मोर स्टडीज हुई, जैसे कि फिर नेक्स्ट आए द साइंटिस्ट. सो विद द हेल्प ऑफ द स्टडी, the scientist named Watson and Crick in 1953 proposed a double helix model of DNA, and for this model all these scientists awarded by Nobel Prize in 1962. Then comes Watson and Crick, जिन्होंने एक्चुअल डीएनए मॉडल है वो दिया, जो कि हम आज की तारीख में भी स्टडी करते हैं और हम लोग ये बुक्स वगैरह में भी स्टडी करते हैं, इवन रियल लाइफ में यानी लेबोरेटरी वर्क में भी हम उसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए एक्सपेरिमेंट्स है वो करते हैं जनरली. ठीक है. सो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ड्रॉ किया हुआ, जैसे कि डबल हेलिक्स, यानी ये एक स्ट्रैंड है, दूसरी उनके सामने ये स्ट्रैंड, और कैसी है, हेलिकल है, ट्विस्टेड है एक दूसरे के साथ.
सो इट इज कॉल्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में डीएनए का, वो किसने बताया? वॉटसन एंड क्रिक ने। और किसके बेसिस पे? सो उन्होंने ये विल्किंस एंड फ्रैंकलिन की एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक थी जो भी उन्होंने स्टडी किया, उनके बेसिस पे उन्होंने फर्दर मोर डिस्कशन किया इस स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन दैट यू ऑल नो। ये 2 चेन्स होती है ना, 2 स्ट्रिंग्स है डीएनए की। देन व्हाट दे टोल्ड अबाउट दिस स्ट्रक्चर? सो both chains are complementary and anti-parallel to each other। complementary मतलब क्या? सामने। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन बेसिस है वो ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि एडिनिन है तो थाइमिन के साथ बाइंड करता है, और अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड एंटी पैरेलल। सो यू ऑल नो 2 स्ट्रिंग्स, एक होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। देन फर्दर बात करते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दिस बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ बोथ द स्ट्रैंड। तो दोनों स्ट्रैंड का जो बेस है जिसे बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, वो तो दोनों में सिमिलर है, दोनों में सेम शुगर है और फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो चेंजेस कहां पे है इन दोनों स्ट्रैंड में? सिर्फ बीच के जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उसमें। तो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के साथ बाइंड करने के लिए नाइट्रोजन बेसिस है, वो आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में विथ इमेजेस डिस्कशन किया था, है ना। तो जैसे कि एडिनिन है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये, और कितने होते हैं? 2। ठीक है, एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। व्हाइल इन केस ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन देयर इज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। क्लियर? ओके। In DNA, purine always pairs with a pyrimidine and this generates uniform distance between 2 strands of DNA. So ये एक रूल है, ऐसा ही होता है। DNA में always purine से वो pyrimidine के साथ ही बाइंड होते हैं। ठीक है, यानी A T के साथ ही बाइंड होगा, G C के साथ ही बाइंड होगा, कभी G A के साथ बाइंड नहीं होगा। क्लियर? और उसकी वजह से क्या होता है, एक इक्वल डिस्टेंस है वो, यूनिफॉर्म डिस्टेंस है वो मेंटेन रहता है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में। तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं जगह पे वो एकदम ही खुला हुआ है, कहीं जगह पे एकदम स्मॉल नेरो स्पेस, ऐसा नहीं है। प्रॉपरली थरोली थ्रू आउट द डीएनए होल स्ट्रैंड दोनों वो कैसी होगी? इक्वल डिस्टेंस पे होगी। क्यों? क्योंकि इक्वल बॉन्डिंग होते हैं, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से वो इक्वल ही होते हैं, दैट इज वाई। सो ये पूरा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर रहता है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न। क्लियर? ओके, नाउ इस स्टडी के रिलेटेड चरगाफ नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना एक रूल दिया जिसे बोलते हैं चरगाफ्स इक्विवेलेंसी रूल। नाउ व्हाट इज दिस? ये रूल क्या है? सो उन्होंने किसके बेसिस पे? पहले तो कि प्यूरिन है वो ऑलवेज पिरिमिडिन से बाइंड होते हैं, इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए अपना एक रूल दिया है। अब वो रूल क्या है? सो दे सेड in a double stranded DNA amount of purine is always equals to amount of pyrimidine nucleotides। obviously क्योंकि प्यूरिन है वो बाइंड होते हैं पिरिमिडिन से, तो जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? पिरिमिडिन भी होंगे। क्लियर? सो वी कैन राइट प्यूरिन्स इक्वल्स टू पिरिमिडिन। देन सो प्यूरिन मीन्स A in G यानी एडिनिन एंड ग्वानिन इक्वल्स टू थाइमिन एंड साइटोसिन, हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। Now the formula comes, so A plus G divided by T plus C equals to 1. So प्यूरिन एंड पिरिमिडिन ऑलवेज कैसे होते हैं? नंबर में सिमिलर होते हैं। ठीक है, सो उसका रेशियो है वो ऑलवेज क्या आएगा? 1, कांस्टेंट ही आएगा। सो दिस रेशियो इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, A plus G divided by T plus C equals to 1। ठीक है, अब ये ऑलवेज सिमिलर रहेगा। अब इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज हैं वो पूछे जाते हैं। एंड मोर ओवर दिस रूल इज एज इंपॉर्टेंट एज योर हायर स्टडीज, इवन नॉट दिस 11-12 स्टैंडर्ड बट हायर स्टडीज ऑल्सो। सो ये जो भी हम बेसिक्स बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, अभी भी कर रहे हैं सेकंड लेक्चर में, थर्ड में भी बात करेंगे कुछ टॉपिक्स की। ये सारे टॉपिक हैं
वो वैसे बेसिक है, बट आपको ये जेनेटिक्स जब भी आएगा, यानी आप आगे कोई सी भी स्ट्रीम ले रहे हो, कोई सी भी लाइन में आगे जा रहे हो कॉलेज वगैरह में, ये सारी चीजें आपको हर वक्त है वो देखने को मिलेगी। बट ऑब्वियसली हायर स्टडीज में आपको बेस से शुरू नहीं करेंगे पढ़ाने का, सो आपको ये बेस है वो आपका क्लियर होना चाहिए एज यू टेकन द बायोलॉजी बी ग्रुप, राइट। सो यू हैव टू नो कि क्या होता है ये सारी चीजें डीएनए में, ठीक है। सो आपको ये सारे रूल्स है, और इसके रिलेटेड दिस चरगाव्स इक्विवेलेंसी रूल के रिलेटेड आपको एमसीक्यूज है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई एमसीक्यू तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है। तो ये कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में एमसीक्यू, हम लोग फर्दर एमसीक्यू स्पेशली एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, तभी तो मैं बताऊंगी। पर अभी फिलहाल ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं इसमें एमसीक्यू, ठीक है। सो दिस आर द काउंटिंग एमसीक्यूज जिसमें नंबरिंग होते हैं। जैसे कि मान लो आपको अगर बोला जाए कि ग्वानिन है वो 30 है, यानी ये सारे इक्वली है, मिला के कितने होते हैं 1, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, प्यूरिन इक्वल्स टू पिरिमिडिन। तो हम लोग मान के चलते सपोज कि 100% परसेंट में अगर हम बात करें, ठीक है, ये सब मिला के कितने हो गए 100%, हाफ है वो प्यूरिन होंगे, हाफ है वो पिरिमिडिन होंगे, इट मीन्स इक्वल्स टू 100%, ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। ओके, नाउ अगर आपको कोई नंबर्स दिए जाए कि जैसे कि दे टोल्ड कि G इक्वल्स टू 30, है ना, ग्वानिन है वो 30 है, 30 है, सो T है वो कितने होंगे, T इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, T है वो कितने होंगे। सो नाउ ये 4 नंबर में से आपको सिर्फ एक ही दिया है ग्वानिन, तो आप कैसे पता लगाओगे कि T कितने होंगे। सो हियर कम्स द लॉजिक कि ये सारे चारों यानी सारे मिला के कितने होंगे 100%, यानी 100, ठीक है। ग्वानिन है वो 30 है, सो ग्वानिन ऑलवेज किसके साथ पेयर बनाता है, G किसके साथ बाइंड होता है, C के साथ, तो जितने G होंगे उतने ही क्या होंगे, C होंगे। तो अगर G है वो 30 है, 30 है, तो C यानी साइटोसिन भी कितने होंगे 30, ठीक है। तो यानी ये भी 30, ये भी 30, तो कितने हो गए 60, है ना। तो 100 में से 60 तो क्या है ग्वानिन एंड साइटोसिन, तो बाकी कितने बचे 40। अब 40 तो यानी ऑब्वियसली ए है यानी एडिनिन है वो ऑलवेज किसके साथ बाइंड करेगा, थाइमिन के साथ, तो यानी 40 डिवाइड बाय 2 इक्वली होंगे ना एडिनिन एंड थाइमिन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड बनाते, तो कोई एक ज्यादा कम ऐसे नहीं होगा, दोनों सिमिलर ही होंगे नंबर में। तो अभी ग्वानिन और साइटोसिन मिला के 60 हो रहे, तो बाकी बचे 40। तो 40 में भी हमें कौन से न्यूक्लियोटाइड से इधर कौन से नाइट्रोजन बेसिस है, एडिनिन एंड थाइमिन दोनों बाकी हैं, तो यानी दोनों है वो इक्वल होंगे, तो 40 डिवाइड बाय 2 इट मीन्स 20। सो एडिनिन है वो भी 20 होंगे, थाइमिन है वो भी 20 होंगे, और ये चारों मिला के कितने हो गए 100। 20 प्लस कितने हो गए 30 प्लस 20 प्लस 30, यानी 50 प्लस 50 इक्वल्स टू 100, तो हो गया आंसर। तो इस हिसाब से आपको एमसीक्यूज है वो पूछे जाएंगे, वो हम लोग एट द एंड और बीच में कभी भी वो प्रॉपरली हम लोग एमसीक्यू से वो देखेंगे, बट जस्ट हियर आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट दिस टॉपिक इज कैन, राइट। ओके, सो डन। नाउ अब बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में, जैसे कि यूकैरियोटिक डीएनए है अगर, ठीक है, होप कि आप लोगों को याद है व्हाट इज यूकैरियोट्स, व्हाट इज प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मीन्स द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल में, वो कौन से होते हैं यूकैरियोटिक डीएनए एडवांस। एंड प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रोकैरियोट्स यानी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है वो ओपनली फ्लूइड में फ्लोट करता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है सेल के अंदर, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव, और ये है एडवांस यानी यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यूकैरियोटिक डीएनए में क्या होता है, सो यूकैरियोटिक डीएनए में एडिनिन एंड थाइमिन बेस रेशियो है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू ग्वानिन एंड साइटोसिन, यानी हम लोग भी ह्यूमंस भी यूकैरियोट्स में आते हैं। सो इन अवर डीएनए एडिनिन एंड थाइमिन रेशियो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स के डीएनए में ग्वानिन एंड साइटोसिन नाइट्रोजन बेस है उसका रेशियो है वो ज्यादा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सो इसका मतलब क्या,
जैसे कि हमें ये पता है कि एडेनिन है वो 2 बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड ग्वानिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। क्लियर? ये आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन ग्वानिन एंड साइटोसिन कंटेंट्स। मोर जीसी मीन्स हायर द मेल्टिंग पॉइंट, यानी टीएम जिसको डिनोट करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ओब्वियसली आपको पता है कि जैसे कि डीएनए को मेल्ट होने में, यानी अगर उसके बीच के हमें बॉन्ड्स तोड़ने हैं, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करनी है डीएनए की, तो हमें हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा। और ये टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा कि हमें कितना देना पड़ेगा? सो द अमाउंट ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन। क्यों? क्योंकि उसमें ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, तो उसको टूटने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, कंपेयर टू 2 बॉन्ड्स, यानी 80। उसमें 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो तो जल्दी टूट जाएंगे, बट ये 3 बॉन्ड है वो टूटने में टाइम लगेगा। तो ये टाइम कितना लगेगा वो ऑलवेज किस पे डिपेंड करेगा? द नंबर ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन इन द डीएनए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, दैट इज वाई। ओके, सो वी कैन से दैट द मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग टेम्परेचर Tm ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द यूकैरियोटिक डीएनए। क्यों ज्यादा होता है मेल्टिंग टेम्परेचर प्रोकैरियोटिक डीएनए का? उनको क्यों हायर टेम्परेचर देना पड़ता है टू मेल्ट द डीएनए? क्योंकि इसमें जीसी ज्यादा है, और जीसी ज्यादा है इसका मतलब क्या? इसमें बॉन्ड्स है वो ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसे उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, डीएनए एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ 2600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। ये भी आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि कितनी वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल से वो। सो इट इज 2600 एंगस्ट्रॉम जितनी वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कैसे अरेंजमेंट होता है डीएनए में सारी चीजों का। ठीक है, सो फर्स्टली बात करते हैं 2 strands of DNA are helically coiled like a revolving ladder. Backbone of this ladder is composed of phosphates and sugars, while the steps are composed of pairs of nitrogen bases. तो जैसे कि ये आप लोग देख रहे हो स्ट्रक्चर, तो पिंक लाइन है यानी दोनों ये स्ट्रैंड है, वो क्या है? बैकबोन है, जिसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? शुगर होती है एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये कुछ देखने में लेडर जैसा लगता है ना, सीढ़ियों जैसा कुछ इसका अपीयरेंस है। और बीच में ये जो स्टेप्स है, अगर हम लेडर को कंसीडर करें, देन ये बीच में जो स्टेप्स है ग्रीन कलर के, वो क्या है? दिस इज नाइट्रोजन बेसिस, ग्रीन कलर के। ठीक है, नाउ डिस्टेंस between 2 successive steps is 3.4 angstrom और we can say 0.34 नैनोमीटर। यानी 2 नाइट्रोजन बेसिस के बीच में डिस्टेंस है वो कितना होगा? ऑलवेज सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं हम, इतना ही। ठीक है, वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम यानी 0.34 नैनोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, इन 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए 10 स्टेप्स यानी 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस are present. So the length of the 1 complete turn is 34 angstrom और in nanometer it is 3.4 nanometer. एक complete turn यानी 1s, ये जो s शेप होगा उतने में कितने नाइट्रोजन बेसिस है वो आ जाते हैं? 10, 5 करके 10 नाइट्रोजन बेसिस आ जाते हैं। और एक का डिस्टेंस अगर 0.34 नैनोमीटर है ना, यानी 2 के बीच का डिस्टेंस इतना है, तो 10 इंटू 10 करेंगे हम तो वी कैन गॉट दिस आंसर, है ना, 3.4 नैनोमीटर। क्लियर? तो यानी 1 टन है उसकी लेंथ होगी कितनी? 3.4 नैनोमीटर। और इतने 1 टन के अंदर कितने नाइट्रोजन बेसिस आएंगे? 10। क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड हेलिक्स लेंथ, 1 हेलिक्स 1 टन। ठीक है, एस जितना शेप होता है। ओके, नाउ इन 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए 10 स्टेप्स यानी 10 नाइट्रोजन बेसिस है वो आएंगे। ओके, नाउ बात करते हैं डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20 एंगस्ट्रॉम, इट मींस 2 नैनोमीटर। दिस इज कॉल्ड डायमीटर फ्रॉम हियर टू फ्रॉम हियर, यानी फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऑफ 1 स्ट्रैंड टू द अनदर फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऑफ अनदर स्ट्रैंड। इस इतने डिस्टेंस को बोलते हैं
क्या, डायमीटर, एंड दिस इज 20 एंगस्ट्रॉम और इन नैनोमीटर इट इज 2। ये सारे रेशियो से आपको एमसीक्यू के लिए याद रखने हैं। देन इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स द डीएनए इज एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन इज सॉल्ट लिंकेज एंड दैट इज Mg+2। ओके, अब क्या है, जैसे कि इतना लंबा अगर डीएनए, यानी 1 टन की हम लोग लेंथ की बात करें तो इट इज 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। तो पूरा अगर इतना बड़ा हम डीएनए देखने जाए तो वो बहुत ही ज्यादा लंबा होगा। तो इतना लंबा डीएनए स्ट्रेट अगर रहेगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर कभी भी नहीं पैकेजिंग होगा, है ना, कभी नहीं उसमें फिट होगा। सो दैट इज वाई द पैकेजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो अब ये पैकेजिंग कैसे होगा, ऐसे ही तो डीएनए रह नहीं सकता, उसको पैकेज यानी टाइटली कॉम्पैक्टली पैक होने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए। जैसे कि कुछ अगर चीजें हमको टाइटली पैक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे या तो क्लिप्स लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, है ना, अपने हिसाब से तो वो कोई भी चीज ऐसी ही नहीं रहेगी। तो सेम वे डीएनए का भी है कि अगर उसको टाइटली हमें कॉम्पैक्टली पैक करना है तो कुछ चीजें तो चाहिए उनको कॉम्पैक्ट रखने के लिए। सो वो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। अब क्यों यही होते हैं, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम अभी। सो न्यूक्लियस है, उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट होता है एंड दिस फॉस्फेट इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज व्हाई द होल डीएनए गॉट नेगेटिवली चार्ज। क्लियर, ये नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए का और एसिडिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट प्रोटीन है, वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। और क्या नाम है प्रोटीन का, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। और वो बेसिक इन नेचर होता है, नेचर वाइज वो बेसिक होता है एंड इट गॉट कौन सा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है, यानी डीएनए है वो इस प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा और उस हिसाब से वो एकदम से कोयल हो जाएगा उस प्रोटीन के अराउंड, तो यानी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। क्लियर, और इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए यानी बिटवीन द प्रोटीन एंड डीएनए बॉन्ड जो फॉर्म होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसके लिए हेल्प कौन करता है, दिस आयन Mg+2 मैग्नीशियम आयन है वो उसमें हेल्पफुल होता है। क्लियर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, पूरा टॉपिक ही है डीएनए पैकेजिंग कि कैसे एक्चुअल में होता है। बट फिलहाल के लिए ये लाइन सिर्फ आपको याद रखने की, हिस्टोन प्रोटीन है उसकी मदद से यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग होता है, जिसको क्या बोलता है, न्यूक्लियोप्रोटीन। क्लियर, ओके। अब कुछ एमसीक्यू रिलेटेड ही पॉइंट्स है सारे, ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, ये लेक्चर वैसे एक्स्ट्रा ही है, टेक्स्ट बुक के एक भी पॉइंट नहीं है, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर थियरी ऑल्सो। सो कुछ डीएनए लेंथ की हम लोग बात करते हैं कि पूरा डीएनए है वो कितना होगा। जैसे कि पहला एग्जांपल है लैम्ब्डा बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज क्या है, पहले तो ये बैक्टीरियोफाज है वो होते हैं बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाले वायरसेस, ठीक है। जैसे कि हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं ना, तो बैक्टीरिया को भी कोई इन्फेक्शन फैलाते हैं, वो होते हैं बैक्टीरियोफाजेस, जिसका एक टाइप है लैम्ब्डा बैक्टीरियोफाज। तो उसमें होता है 48,502 बेस पेयर्स। कितने नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं उसके डीएनए में, 48,502, इतना लंबा डीएनए होता है। फिर बात करते हैं ई कोलाई, बैक्टीरिया है जिसका पूरा नाम है इशेरेशिया कोलाई, जिसमें डीएनए है वो कितना बड़ा होगा। सो ओब्वियसली डीएनए की साइज हम कैसे मेजर करेंगे, तो उनके नाइट्रोजन बेसिस के हिसाब से कि कितने नाइट्रोजन बेस है। तो हमें पता है कि दो के बीच का डिस्टेंस है वो कितना होता है। तो अगर हम लोग टोटल पता कर ले कि कितने नाइट्रोजन बेस है तो हम टोटल लेंथ भी पता कर सकते हैं डीएनए की। सो दिस इज हाउ हियर इट इज गिवन। ई कोलाई की लेंथ होती है, ई कोलाई के डीएनए की लेंथ होती है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स, ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेयर की बात हो रही इधर। एंड देन कम्स ह्यूमन, ये आपको याद रखना है कितनी लेंथ होती है हमारे डीएनए की, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स। ओके, each line is a single MCQ. ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। यस, डीएनए के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो किस हिसाब से, वैसे तो सिंपल ही है, डीएनए एक ही होता है एक्चुअल में, बट दिस टाइप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्विस्टिंग एंड देयर आर 2 टाइप्स। जैसे कि डायरेक्शन ऑफ ट्विस्टिंग, ये आप लोगों ने स्ट्रक्चर तो अभी आप लोग फेमिलियर हो उससे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रिंग्स है वो। तो ट्विस्ट है वो 2 टाइप के होते हैं, आइदर जैसे कि ये अगर सीधा हाथ रखे हम लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, ठीक है।
टू वेज में टर्न होते हैं, है ना। एक हम जैसे कि हम बोलते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, सेम वे दो टाइप की डायरेक्शन होती है, क्योंकि ट्विस्ट है तो ट्विस्ट है वो आइदर लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि दो टाइप के ट्विस्टिंग होते हैं। तो उसमें पहला हम बात करते हैं राइट हैंडेड डीएनए, ठीक है, मोस्ट कॉमन। सो उसमें ट्विस्टिंग कैसे होती है, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्टिंग है वो होती है। अब उसमें क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग के भी फर्दर 4 टाइप्स है डीएनए के, जो कि टर्न तो क्लॉकवाइज ही होता है बट कुछ डिफरेंसेस है उसमें। अब क्या है वो देख लेते हैं, और जिसमें 4 टाइप्स है, ABCD, ये 4 टाइप के डीएनए होते हैं जो कि उसका टर्न होता है राइट हैंडेड, यानी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग है वो होता है। अब इन चारों में से जो B है, ये कौन सा मॉडल है, जो कि हमने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल दिया था उन्होंने, वो ये B टाइप है, जो कि मोस्टली एक्सेप्टेबल फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है डीएनए का और मोस्ट स्टडीड फॉर्म है डीएनए का, ठीक है। बाकी के हैं वो रेयर होते हैं, मोस्टली कौन सा होता है, बी ही होता है। ओके, अब बात करते हैं कुछ डिफरेंसेस की चारों में। तो पहले तो डीएनए के टाइप्स हैं, तो सपोज ए टाइप का डीएनए है, ठीक है, जिसमें हेलिक्स लेंथ है वो होगी 28 एंगस्ट्रॉम, जिसमें नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे एक टन में, 11 पेयर्स, जिसका डिस्टेंस होगा बिटवीन द 2 पेयर्स 2.56 एंगस्ट्रॉम एंड द डायमीटर होगा यानी विथ होगी 23 एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं बी टाइप, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी अभी पढ़ा। तो हेलिक्स लेंथ है वो कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम, 10 बेस पेयर, 3.4 एंगस्ट्रॉम है वो 2 पेयर के बीच में डिस्टेंस होगा, एंड डायमीटर है वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये आपको पता है, हम लोगों ने यही अभी स्टडी किया। देन होता है सी टाइप का डीएनए। अगेन दिस सी टाइप ऑफ डीएनए, उसमें हेलिक्स लेंथ है वो होती है 31 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं एक टन में 9.33 पेयर्स। अब ये कैसे है ना, ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए कि आइदर 9 हो सकते या 10 हो सकते हैं ना, बेस पेयर से नाइट्रोजन बेसिस या तो 9 होंगे या 10 होंगे, ये 9.33 कैसे। सो हियर द कॉन्सेप्ट इज कि ट्विस्टिंग के बीच में, यानी जहां पे टर्न आता है उसके बीच में एक नाइट्रोजन बेस आ जाता है, तो उसका टिल्ट है वो काउंट किया जाता है, यानी पूरा वो एक कंप्लीट होल नंबर है उसको नहीं काउंट किया जाता है, और पॉइंट में एंगल है वो काउंट किया जाता है। दैट इज वाई हियर वी रोट 9.33 पेयर्स, है ना, अदरवाइज या तो 9 होने चाहिए 10 होने चाहिए, 9.33 क्या है। सो दिस इज द डिफरेंस, बिकॉज ऑफ दैट ट्विस्टिंग एंड टिल्ट वी राइट 9.33। देन होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पेयर्स 3.32 एंगस्ट्रॉम, डायमीटर होता है उसका 19 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ टाइप है डी, जिसमें हेलिक्स लेंथ होती है, हेलिक्स लेंथ यानी पता चल गया ना आपको, 1 टन, एस शेप का जो भी 1 टन होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो उसकी लेंथ होती है 24.24 एंगस्ट्रॉम। उसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर कितने होते हैं 8, जिसकी 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होता है 3.03 एंगस्ट्रॉम, एंड द डायमीटर ऑफ दैट डीएनए इज 19 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, ये हो गया राइट हैंडेड डीएनए, जिसके 4 टाइप है ए बी सी डी। वाइडली एक्सेप्टेबल है, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने भी स्टडी किया था, वो है बी टाइप का डीएनए। देन कम्स आफ्टर द राइट हैंडेड इट इज लेफ्ट हैंडेड डीएनए, जिसका एक ही एग्जांपल है जेड डीएनए, जिसमें ट्विस्ट होता है वो कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होता है। एंड दिस टाइप ऑफ डीएनए डिस्कवर्ड बाय रिच नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। अब उसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। सो द हेलिक्स लेंथ होती है जेड डीएनए की कितनी, 45.6 एंगस्ट्रॉम, डायमीटर होता है 18.4 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ बेस पेयर्स आर 12 in number and the distance between 2 base pair is 3.75 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, तो इस हिसाब से कुछ हम लोगों ने 5 टाइप देखे टोटल डीएनए के। 4 है वो राइट हैंडेड है ABCD, एक है जेड डीएनए वो है लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो टोटल डीएनए के टाइप्स हो गए 5। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है, तो आप लोगों ने अभी देख लिया कि जस्ट हेलिक्स में ट्विस्टिंग में चेंज होता है, डिस्टेंस में चेंज होता है, नंबर ऑफ बेस पेयर है उसके कुछ 1 टन में चेंजेस होते हैं नंबर्स, बाकी डीएनए ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये अभी आप लोग नेक्स्ट इमेज में आप लोग देख सकते हो कि ट्विस्टिंग का डिफरेंस है वो कैसे होता है, ठीक है।
ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने अभी इमेज में देखा कि सिर्फ ट्विस्टिंग का चेंज है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आज के लेक्चर का लास्ट छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, वो होता है पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। अब पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब क्या, उसके बारे में बात करने से पहले विल टॉक अबाउट कि इसका यूज है वो कहाँ है। तो इसका यूज मोस्ट रिसेंट एंड एडवांस यूजेस हैं उसके, जो भी वो आप लोग स्टडी करोगे चैप्टर नंबर योर टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 11 एंड 12 बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। कि ये स्पेसिफिक ऐसी सीक्वेंस डीएनए में होती है तो उसका यूज हम क्या करते हैं, ठीक है। वो आप लोग 11-12 बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में देखोगे, ठीक है। जहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी वी आर चेंजिंग द जीन्स, चेंजिंग द होल स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया एंड द सम एनिमल्स एंड प्लांट ऑल्सो, ठीक है। तो ये हम जेनेटिक चेंजेस कर देते हैं, जो कि होता है कुछ इस सीक्वेंस की मदद से भी। तो वहां पे उसकी एप्लीकेशन, वहां पे उसका यूज है वो आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए हम लोग जब डीएनए की बात कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड ये टॉपिक है वो हमने कवर किया है कि डीएनए में एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये है क्या, ठीक है, किसे बोलते हैं। सो फर्स्टली इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द विल्सन एंड थॉमस, टू साइंटिस्ट, जिन्होंने ऐसी कोई सीक्वेंस है वो फाउंड की थी। अब ये है क्या, सो सपोज एक एग्जाम्पल है वो हम लेके चलते हैं। तो मान लो ये दो डीएनए की स्ट्रैंड है। अभी आपको पता ही है कि डीएनए में शुगर एंड फॉस्फेट तो सेम ही होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है नाइट्रोजन बेसिस का। तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन बेसिस लिखे हैं सेंटर के, ठीक है। तो ये पहली स्ट्रैंड और दूसरी स्ट्रैंड। अब मान लो पहली स्ट्रैंड में कुछ इस हिसाब से नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है, सीसी यानी साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडिनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, क्लियर। तो उसके सामने दूसरे स्ट्रैंड में क्या होंगे, तो सी किससे बाइंड करता है ऑलवेज, जी के साथ। तो सामने क्या होगा, जी, अगेन सी है तो जी, जी है तो सी, जी है तो सी। देन अगर थाइमिन है तो वो किससे बाइंड करेगा, एडिनिन से, सेम एडिनिन है तो वो थाइमिन से। तो उस हिसाब से ये दूसरी स्ट्रैंड भी है, जी जी सी सी, क्लियर। तो ये दोनों स्ट्रैंड मान लो, ये कैसा हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सेम फ्रॉम द बोथ एंड्स, यानी यहां से आप ऐसे रीड करो और यहां से आप ऐसे रीड करो, दोनों है वो सेम ही है। यानी सी सी जी जी टी ए सी सी जी जी, यहां से रीड करते हैं सी सी जी जी टी ए सी सी जी जी, है ना। तो दोनों तरफ से यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट अगर रीड की जाए इन सीक्वेंस को तो वो सेम होती है। उस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिएंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस, क्लियर। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, जैसे कि इसके बेसिस पे आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आपको चार कोई सीक्वेंस का एग्जांपल दिया होगा और पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉन एज पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिएंड्रोमिक किसे बोलेंगे, जो कि दोनों लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट रीड करने में सेम हो, ऐसी सीक्वेंस को पैलिएंड्रोमिक बोलते हैं, क्लियर। तो इस हिसाब से आपको कुछ एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है और उसकी एप्लीकेशन है, इसकी जरूरत क्या होती है, हम कहाँ पे यूज करते हैं ऐसे सीक्वेंस का, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्कवरी हमने की है तो कुछ तो यूज होगा ही, तभी की है। तो वो हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स में। बट फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं डीएनए में कि ऐसी कोई सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं पैलिएंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा टॉपिक है इन डिटेल पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के बारे में। ये पूरा चैप्टर का जो भी ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर, वो ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 6 में भी आता है थोड़ा बहुत। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे, पर ये टेक्स्ट बुक के भी पॉइंट्स है वो इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि हम लोग कैसे ये कवर करेंगे। तो सिर्फ एक्स्ट्रा ही नहीं है, आपका टेक्स्ट बुक का पोर्शन भी थोड़ा कवर हो जाएगा, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।